हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है सीटेट का एग्ज़ाम आपको 7 जुलाई को होगा और आज हम लोग अपने हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर जो क्लास 7th की हिस्ट्री हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसका लास्ट चैप्टर है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। ये चैप्टर आपको इतना ज़्यादा लाभ प्रदान करेगा प्यारे मित्रों, ये मध्यकालीन भारत का अंत और आधुनिक भारत से आपको जोड़ देगा ये चैप्टर, क्योंकि क्लास 8 की एनसीईआरटी आपको आधुनिक भारत की पढ़नी है। तो प्यारे साथियों, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठिएगा। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट है उनको नोट्स बना करके रख लीजिएगा और बार बार रिवाइज करिएगा, ठीक है। इसकी मैराथन कल आपको मिल जाएगी। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं टॉपिक हमसे क्या कह रहा है। टॉपिक है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। यदि आप मानचित्र 1 और 2, नीचे आपको 2 मानचित्र दिया गया है, अभी मैं समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का मतलब होता है पहले, इसके दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई राज्य जो है स्वतंत्र हो गए और मुगल जो साम्राज्य की सीमा है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। आप यह भी देखते हैं कि 1765 तक एक अन्य जो है शक्ति ब्रिटिश सत्ता, इसने आकर के पूर्वी भारत पर अपना क्या कर लिया, कब्जा जमा लिया और बहुत बड़े स्तर पर कब्जा जमा लिया। मैं आपको ये हमें मानचित्र में दिखेंगे। अब मैं आपको मानचित्र पहले समझाता हूँ, मानचित्र को 2 भागों में तोड़ के मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। ये आपका लाहौर का क्षेत्र है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको सिख दिख रहे हैं, ये वाला हिस्सा अवध का है, यहाँ आप अवध का देख रहे हैं। यहाँ आपके जाट हैं, ये दिल्ली का क्षेत्र है। ये मालवा का क्षेत्र है, ये गुजरात का क्षेत्र है। मराठा यहाँ है, हैदराबाद का क्षेत्र ये है, बंगाल का क्षेत्र ये है। ये आपको मैप में चीज़ें दिखे, इनको कॉन्सेप्ट बना करके रट लीजिए। गुजरात कहाँ है, सिख कहाँ है, जाट कहाँ है, अवध कहाँ है, बंगाल कहाँ है, मालवा कहाँ है, मराठा कहाँ है, हैदराबाद कहाँ है, क्योंकि ये सभी की सभी चीज़ें आपको आगे अभी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। चलिए, ये था आपका पहला मैप, लेकिन जो दूसरा मैप मैं आपको दिखाऊंगा वो दूसरा मैप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रदान करेगा, क्योंकि दूसरे मैप में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना है। इसको 2 हिस्सों में समझाऊंगा। सबसे पहले आपको ऊपर दिखेगा सिख, यहाँ है लाहौर का क्षेत्र, फिर आपको ये दिल्ली का क्षेत्र दिखेगा, फिर ये आगरा का है। इस जगह पे आपके राजपूत हैं। यहाँ आपका गुजरात है, ये बड़ौदा है, ये सूरत है, ठीक है। ये दमन एवं दीप है और ये मराठा है और ये हैदराबाद है, हैदराबाद में निज़ाम है, ठीक है। ये आपका बिहार का क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र है, उत्तरी सरकार का क्षेत्र है। यहाँ आपका कर्नाटक है, ये मैसूर है। बात समझिएगा, यहाँ मैप में आपको दिखाया गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो रेड कलर की लाइनें हैं, इन्हीं रेड कलर की लाइनों पर ब्रिटिश का नियंत्रण है। तो ये पूरा का पूरा आधुनिक, मतलब जो पहले का बिहार और जो बंगाल, मतलब जो आधुनिक आप बिहार कहते हो वो पहले बंगाल में शामिल था। तो पूरा का पूरा बिहार और बंगाल और ये उत्तरी सरकार का क्षेत्र, इन जगहों पर अंग्रेजों का अधिकार था। ये त्रावणकोर है, अंग्रेजों के संरक्षण में था। ये गोवा है आपका, और बात समझिएगा, ये मद्रास है, ये पौंडीचेरी है, सेंट डेविड किला है। सभी के बारे में अभी आपको जानकारी मिलेगी। तो एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना लीजिए कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रदान करने वाला है। चलिए 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश क्षेत्र पर चलते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये मैप यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से और अचानक से बदलनी शुरू हो गई। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मतलब पहले, मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी से लेकर के 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। तो अब याद रखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। इसके दौरान महाद्वीप में उत्पन्न नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल साम्राज्य और परवर्ती का मतलब होता है बाद। क्या होता है? बाद। मुगलों के लिए संकट की स्थिति। आइए, अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक जो है उन्होंने खर्च कर दिया। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्य कुशलता समाप्त होने लगी। मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त
अभिजात जो अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य शक्ति मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। जैसे अब जब वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिए, मजबूत कर लिए, सारा नियंत्रण कर लिए, तो जो केंद्र में पैसा भेजते थे उसको भेजना कम कर दिए। उत्तरी सरकार तथा पश्चिम भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इस समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए थे। अतीत में भी विद्रोह समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोकने में असफल थे, अर्थात रोक नहीं पाए। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह अब्दाली कहाँ का था? पहला क्वेश्चन ईरान का था, याद रखिएगा। 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। तो दिल्ली पर आक्रमण कब करता है? 1739 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह के बाद अहमद शाह अफगान का था, उसने जो है आक्रमण का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 61 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। तो नादिर शाह ने केवल 1739 में एक बार दिल्ली पर आक्रमण किया था, जबकि अहमद शाह अब्दाली ने 48 से लेकर के 61 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नादिर शाह अब्दाली पर दिल्ली के आक्रमण का एक वर्णन दिया गया है। ये जो आक्रमण था उसका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आक्रमण था। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था, अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमज़ोर बना डाला। ये अभिजात दो बड़े गुटों में बटे थे, ईरानी और तुरानी। तुरानी का मतलब तुर्क मूल के। काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूहों के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय, बात समझिएगा। तो होता क्या है, फर्रुखसियर का जो समय दिया गया है वो दिया गया 1713 से 1719 और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 की हत्या हो गई। और दो अन्य बादशाहों अहमद शाह 1748 से 54 और शाह आलम द्वितीय 1759 से 1816 को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। ठीक है, मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ बड़े बड़े प्रांतों के सूबेदार और बड़े बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों पर अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र करने लग गए। सबसे पहले राजपूत पर चर्चा करते हैं। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण किया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिशें की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया था। यहाँ पर आपको दिखाया गया है
चित्तौड़ का किला कहाँ है? राजस्थान में। बस आपसे यही पूछा जाएगा कहाँ है, तो वहाँ राजस्थान में है, जवाब दे दीजिएगा। ठीक है। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महलें, मंदिर, व्यापारिक झील, जल संग्रह, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। इन अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका विस्तार आगे होने से रुक गया। जयपुर के राजा जयसिंह, 1732 के फारसी वृत्तांत में ये जयसिंह का वर्णन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब आगे यहाँ एक चीज़ रेड में दिया गया है, क्या है? कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व तो स्वीकार किया, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। ठीक है। चलिए, अब ये आपको आगे दिखाया गया है जयपुर में जंतर मंतर। तो जंतर मंतर कहाँ है? जयपुर में है। अम्बेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। चलिए, आज़ादी हासिल करना सिख। अब चलते हैं सिख पर और देखते हैं सिख में क्या क्या चीज़ें हैं। अध्याय 6 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हुआ। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना के पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गोबिंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में मार दिया गया। याद रखिएगा, बंदा बहादुर से संबंधित फैक्ट पूछे जाते हैं। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा वैसाखी और दिवाली के दिनों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। तो दल खालसा में क्या होता है? सामूहिक निर्णय, जिन्हें गुरुमत्ता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लिया जाता था और उनको संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो राखी प्रथा क्या थी? याद रखिएगा, जो सिखों ने चलाई थी, और 20% इसमें कर लिया जाता था। याद रखिएगा। ठीक है। ये महाराजा रणजीत सिंह की तलवार है और ये 10वें गुरु गोविंद सिंह का ये चित्र है। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध जो प्रांत था और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही हैं जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। आगे 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ये शिवाजी के बारे में है। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्गदर्शन में शिवाजी कम उम्र में विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मावला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिससे उनके क्षेत्र का विस्तार पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामे उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गोरिल्ला युद्धकला का प्रयोग करते थे। चौथ और स्वदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। याद रखिएगा, पूछता है। चलिए मराठा पर चलते हैं। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ। शिवाजी 1627-1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील
कृषक पशुचारक मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया था। ठीक है, आगे पेशवा की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सहायता का रहस्य था कि वो मुगलों के किलाबंद इलाकों में टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहर कस्बों पर हमला बोल देते थे। मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ कर लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 1720 से 61 के बीच मराठा साम्राज्य काफ़ी विस्तार हुआ। उसने धीरे धीरे काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए और 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिल गया। चौथ जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इसको मराठा वसूलते थे। सरदेशमुखी दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व ये 9 या 10% था। एनसीईआरटी में लिखा है। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान, पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक, तमिल, तेलुगु प्रदेशों तक फैल गए। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार ने उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणामस्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अत्यंत सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठा एक प्रभावशाली शासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता और मराठा शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया, व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़, भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में, इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठा, उनकी जो राजधानी है पुणे में, नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहला आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर होने वाले व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपनी वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ, इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। यहाँ आगे एक चीज़ लिखा है, बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा साम्राज्य के विस्तार का श्रेय है। वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। आगे बात करते हैं जाट की। चलिए, जाट में अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के 2 शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अर्थ के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे। उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत था, बल्लभगढ़ था। ठीक है, व्यापारिक केंद्र बने। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला, उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उससे 20,000 अन्य सैनिक जो है मराठाओं के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए, इन सब के बलबूते वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगला की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ जाटों की शक्ति के बारे में दिया गया है। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची। उन्होंने 1756 से 63 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को
आधुनिक राजस्थान में जो है उसे संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उनमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला है इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। 18वीं शताब्दी का ये आपको चित्र दिखाया गया है। दीघ राजमहल समूह इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बांग्ला गुंबद, इस पर आपको देखना है। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक जो है अब क्लास 7th का पूरा हो गया है। अब हम लोग कल से क्लास 8th की एनसीईआरटी की शुरुआत करेंगे। जैसे कि आपको पता है सबसे पहले आपकी ज्योग्राफी चलेगी, फिर आपकी सिविक्स चलेगी और लास्ट में आपकी हिस्ट्री चलेगी। तो कल से आपको ज्योग्राफी की भी क्लास मिल जाएगी। क्लास 8th की पहली ज्योग्राफी की क्लास आपको मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथी।